हमें अपने चारों ओर कई अद्भुत और अनोखी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जैसे तरह तरह की अनोखी इमारतें, वृक्ष, झरने, नदियाँ, जलप्रपात, तरह तरह के अनोखे जीव जंतु, व्यक्ति और न मालूम क्या क्या। लेकिन सबसे अनोखे होते हैं लोगों के विचार, जो अपने अनोखेपन और अद्भुत दृष्टि के कारण दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। कभी सुना है ऐसा एक अनोखा विचार, अनोखा कलेवा? नहीं ना? तो जानते हैं क्या है अनोखा कलेवा। साथियों, आपका स्वागत है आमने सामने के इस खास मंच में। ये एक ऐसा अनोखा मंच है जहां हम एक दूसरे के साक्षात रूबरू न होकर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये एक अजीब सा एक एहसास है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का विश्वास है और हमारे और आपके बीच का एक रिश्ता जो बिल्कुल खास है। तो ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के माध्यम से हम आपस में जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, कहानी कविता गीतों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और ये संचार माध्यम का अद्भुत अद्भुत सहयोग है कि हम और आप अपरोक्ष रूप में, अपरोक्ष का मतलब है आमने सामने ना होते हुए भी आपके साथ जुड़ते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि हम ज्ञान के मोतियों को आपके साथ बांटते हैं, आपके साथ साझा करते हैं और हमें मिलता है आपकी एक मौका क्या करने का, आपकी सेवा, आपके पास ज्ञान के मोती बांट कर देने का मेवा। और आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है एक अनोखा कलेवा। कलेवा क्या होता है आप जानते हैं? कलेवा यानी जलपान। तो ये एक अनोखा जलपान, कैसा अनोखा जलपान है ये तो आपको पता लगेगा जब आप कहानी पूरी सुनेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि शादी विवाह में जब शादी होती है तो जिसकी शादी होती, दूल्हे को जब विदाई के समय नाश्ता जलपान कराया जाता है तो उसका नाम कुंवर कलेवा होता है। यानी वो विशेष जलपान होता है, विशेष आयोजन होता है जो कन्या की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय दूल्हे को या वर को भोजन कराया जाता है। तो ये कलेवा क्या उस प्रकार का कोई कलेवा तो नहीं है। ये तो भाई पता लगेगा कि कहानी जब चलेगी, आगे बढ़ेगी और खत्म होगी, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये कैसा कलेवा है। तो कहानी सुनाने के लिए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ दूर पहाड़ियों की ओर, गढ़वाल के चमोली जिले के मंडल गांव में। आपको नजर आ रहे हैं ना एक बुजुर्ग से जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, थोड़ी कंधे झुके हुए हैं, आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है और माथे पर झुर्रियां हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, माथे पर कुछ लकीरें बनी हुई हैं। और बुजुर्ग से व्यक्ति देखने में लगता है कि एक बड़े साधारण से इंसान होंगे, लेकिन ये कौन है? ये है राणा जी, जो बड़े जुझारू व्यक्तित्व के हैं, बड़े अलग सोच रखने वाले हैं। लकीर के फकीर नहीं हैं। लकीर के फकीर यानी जिसमें सब चलते हैं उसी राह चलने वाले, वैसे नहीं है। ये अपनी राह खुद बनाने वाले हैं, अपने नियमों को खुद बनाने वाले हैं और अपनी मार्ग के खुद साधक है। साधक है यानी अपनी राह खुद ढूंढकर, खोजकर उसमें चलने में विश्वास रखते हैं। नाम में विश्वास नहीं है, इनको काम में विश्वास है। और गांव वाले सब जानते हैं कि राणा जी काम करने में बहुत माहिर हैं, सोच में बहुत विज्ञ हैं। विज्ञ मतलब बुद्धिमान हैं और हर समय कुछ न कुछ करने को तत्पर रहते हैं। और उनके पास अब तो बच्चों का टोला जमा रहता है। हाँ, ढेर सारे बच्चे उनके आगे पीछे रहते हैं। उन्हें वो तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, पहेलियां सुनाते हैं, पहाड़ की तरह तरह की यात्राएं कराते हैं, पेड़ों से मुलाकात कराते हैं और हर पक्षी के बारे में, पत्तियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, पौधों के बारे में, जमीन के बारे में, पहाड़ियों के बारे में और बर्फ से ढकी हुई जो हिमालय की पहाड़ियां हैं उनके बारे में नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं। छोटे भी रहे होंगे राणा जी कभी। उनका असली नाम क्या था?
असली नाम तो भाई अब कोई नहीं जानता, अब तो सब उन्हें राणा जी राणा जी राणा जी कहते हैं। राणा का अगर हम शब्द का अर्थ सोचें तो राणा का अर्थ होता है जो बहुत देखने योग्य होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, जिसको देख के अंदर से खुशी मिलती है। तो राणा जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनको देख के भी पूरी बच्चों की टोली तो खुशी और आत्मविश्वास से भर जाती है। और राणा जी हमेशा बच्चों के साथ खुशी से, उमंग से, तरह तरह की ऊर्जा से भरे हुए पूरी बातें बताते रहते हैं। साथियों, ये सच्ची कहानी है और सच्ची कहानी ऐसी है कि राणा जी वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति रहे जो गढ़वाल के चमोली जिले में विद्यमान थे, वहीं स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। और आज वो कहाँ हैं, क्या है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो तब की है जब वो पढ़ लिख कर, बड़े होकर, शादी करके और बहुत बुजुर्ग होकर अपने गांव वापस आ चुके थे। लेकिन उनका बचपन कैसा था? बचपन में उन्हें हर नई चीज करने का शौक था, नए कामों को करने के पीछे उनकी रुचि थी। कुछ भी चीज अलग हो, उस अलग से काम को करना चाहते थे। और इसलिए क्या होता था, उनका दिल जो था, उनका मन जो था, हमेशा पहाड़ियों की ओर भटकता रहता था, वादियों की ओर भटकता रहता था, जंगलों की ओर भटकता रहता था, पक्षियों की ओर भटकता रहता था और पशुओं की ओर भटकता रहता था। और प्रकृति के साथ उन्हें मिलना, बातें करना, उसका निरीक्षण करना, सर्वेक्षण करना बहुत आनंद देता था। स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि स्कूल की बंधी बधाई शिक्षा पद्धति, एक ही कक्षा में भेड़ियों की तरह से बच्चों को रटाते चलो, रटाते चलो, रटाते चलो, वो उन्हें जरा भी नहीं सुहाता था और उनका मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। और जिसके कारण क्या होता था कि बुद्धिमान होते हुए, हर तरह का दिमाग रखते हुए, वे कक्षा की जो पढ़ाई होती थी उसमें पिछड़ते थे, उसमें नंबर नहीं लाते थे। माता पिता की इकलौती संतान थे तो माता पिता ने भरपूर लाड़ प्यार दिया, लेकिन साथ ही साथ उनको अनुशासन में भी रखा। अनुशासन मतलब नियम का पालन करना है, आपने अपने समय पे काम करने हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने, इस प्रकार की भी उनके ऊपर पाबंदियां थी। अब राणा जी जो है इन पाबंदियों से बहुत घबराने लगे, घबराते थे और उनका मन और पढ़ाई से उचाट होता चला जाता था। स्कूली शिक्षा से मन उचाट होने के कारण वे अपनी पढ़ाई में पिछड़ने तो लगे ही, लेकिन उनके मन में, उनके जहन में, उनके दिल में इतने सारे सवाल उठते रहते थे। लेकिन अगर वो सवाल पूछते तो उन्हें विद्रोही कहा जाता। अगर वो अलग कुछ काम अपने मन के हिसाब से करते, प्रश्नों का उत्तर मन के हिसाब से करते, तो उन्हें उच्छृंखल कहा जाता। उच्छृंखल यानी मनमानी करने वाला कहा जाता। और हामी भर लेना, हाँ में हाँ मिलाना उनकी प्रकृति में नहीं था, उनकी आदत में नहीं था। तो वो हमेशा कुछ न कुछ नया सवाल पूछते थे और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था कि विद्रोही हैं। इस वजह से क्या हुआ, माता पिता को भी बहुत सारे उलाहने सुनने पड़े, शिक्षकों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, आसपास के बड़े बुजुर्गों के द्वारा। और उलाहने इनको खुद को सुनने पड़ते थे, राणा जी को। और उलाहने सुनते सुनते सुनते, हरेक के ताने सुनते सुनते, व्यंग्यवाण सुनते सुनते उनका मन जो है वो बोझिल और शिथिल और उदास होता चला गया। इतने उदास हो गए राणा जी कि उन्होंने सोचा कि वो, चाहे उनको पहाड़ों से बेहद प्यार था, बेहद लगाव था, उन्हें फसलों से, खेतों से, खलिहानों से, गांव से और पक्षियों से, पशुओं से बहुत 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 लगाव था और गांव की संस्कृति से वो इतने घुले मिले हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या निश्चय किया कि पहला मौका मिलते ही वे पहाड़ छोड़कर और किसी महानगर में चले जाएंगे। और एक उनके गांव के कोई व्यक्ति जो कलकत्ता से आए थे, उनके साथ उन्होंने उनसे अनुनय विनय की, उनसे खूब हाथ पैर जोड़े और उनसे अपने साथ ले जाने के लिए हामी भरवा ली, माता पिता को मना लिया और वो गांव छोड़कर कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए। कहाँ गांव के स्वच्छंद वातावरण, खुला वातावरण, एकदम मनोहर मनोरम सब कुछ, ठंडी हवा और खुला आसमान और नीला आसमान, और यहाँ महानगर का शोर और छोटे 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 दड़बों जैसे घरों में रहकर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
उन्होंने कहा कि मैंने लीक से हटकर काम करना है तो मुझे अपनी राह खुद बनानी होगी। छोटा मोटा कोई भी काम मिला वो काम उन्होंने किया और एक दिन आगे जाकर थोड़ा बड़े होने पर उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। अपनी मेहनत के बल पर राणा जी एक अच्छे स्थान पर नियुक्त हो गए और उन्हें अच्छी आय मिलने लगी, अच्छी कमाई होने लगी। इनके माता पिता ने, जो बहुत बूढ़े हो चले थे, बीमार भी रहने लगे थे और उन्हें लगा कि हमें हमारे बेटे की आवश्यकता है, इकलौता बच्चा, उसको आंखों से दूर कब तक छोड़ा जाए। तो उन्होंने एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को भेजा और कहा कि आप कलकत्ता जा रहे हैं, आप राणा जी को समझा बुझाकर वापस लाइए और इनकी विवाह करने की आयु हो गई है, ये अपना घर बसाएं और हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने रहे। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने राणा जी को समझाया, उन्हें अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का आभास कराया और कहा कि आपको इस समय अपने बीमार बुजुर्ग माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, गांव चलकर गांव वालों के लिए भी कुछ नए राह सुझानी चाहिए और कुछ नए काम करें। आप वहां स्कूल खोलें, अच्छी पढ़ाई करवाएं और किसी प्रकार से गांव के बच्चों का भविष्य निर्माण करें और इस प्रकार से आपको पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, माता पिता का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। राणा जी मानकर बात वापस गांव में आ गए और माता पिता बहुत खुश हुए। पड़ोस के गांव से उनके लिए रिश्ता भी आया और राणा जी की शादी लगभग तय हो गई। और जब राणा जी से कहा गया कि आपका विवाह किया जाना है, सारे गांव के लोगों ने बहुत उनसे आग्रह किया कि आप शादी करें और माता पिता के कहने पर तो उन्होंने कहा मेरी 3 शर्तें हैं, मैं 3 शर्तें मानी जाएंगी तब शादी करूंगा। गांव वाले ने सोचा ये शहरी लड़का, इसका दिमाग थोड़ा फिर गया है, जरूर कोई दहेज वहेज का चक्कर है और ये दहेज मांगेगा और पैसे मांगेगा। और गांव में और पहाड़ों में तो खास तौर पर ₹1.25 देकर विवाह संपन्न हो जाता था। तो लोगों ने फिर भी डरते डरते पूछा, बताइए बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तो राणा जी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि जब बारात जाएगी तो बारात में सारे बाराती एक एक फल का पौधा लेकर जाएंगे, एक एक नन्हा पौधा अपने हाथों में लेकर बाराती जाएंगे पास के गांव में। उनको हम इत्तिला करेंगे कि हम कितने पौधे लेकर आ रहे हैं। जितने पौधे जाएंगे गांव से, लड़की वाले उतने गड्ढे खोदकर उनको तैयार रखेंगे कि जाते ही उनको रोप दिया जाए और ऐसी जगह पर गड्ढे होंगे जहां पानी की व्यवस्था हो, धूप आती हो, अच्छा वातावरण हो। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि जब बारात वापस आएगी तो बारात के साथ कन्या पक्ष के भी सारे लोग आएंगे, वो भी एक एक फल का पौधा लाएंगे और वो कितने पौधे लाएंगे हमें बताएंगे, उतने गड्ढे हम खोद के तैयारी रखेंगे और वे आकर उन गड्ढों में उन पौधों को रोप देंगे। होगा क्या, हमारे गांव से पौधे उनके गांव में फलों के लगेंगे, उनके गांव से हमारे गांव में लगेंगे और दोनों गांवों के संबंध आत्मीय होंगे और सब कहेंगे कि हम अपने अपने पक्ष की दूसरे गांव में जहां हमने अपने अपने फल रखे हैं उनकी हम सबसे अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि दोनों अपने अपने पौधों को खूब अच्छा बढ़ाएंगे, पनपाएंगे, खाद पानी से उन्हें पल्लवित रखेंगे। राणा जी की शादी हो गई, अनोखी बारात निकली, गाजे बाजे के साथ, संगीत चल रहा था, ढोल मजीरे बज रहे थे और साथ साथ में बाराती जो है एक एक पौधे का वो लेकर, छोटे छोटे पौधे लेकर अपने साथ साथ चल रहे थे। पहुंचते ही बारात का स्वागत हुआ मंत्रोच्चार के बीच में। जब तक वर का स्वागत होता तब तक सबने मंत्रोच्चार के बीच में अपने अपने फलों के पौधे नियत स्थान पर लगा दिए। अगले दिन विदाई हुई। विदाई में फिर लड़की के घर वाले एक एक पौधे लेकर आए और लड़की का स्वागत हुआ, मंत्रोच्चार इधर हो रहा है और उधर सारे पौधे राणा जी के गांव में भी रोप दिए गए। शादी हो गई। तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त तो राणा जी ने बताई ही नहीं, लोग भी भूल गए और राणा जी अपना काम करने लगे। बच्चों को पढ़ाते, उन्हें जंगल की जानकारी देते, पेड़ पौधों के बारे में बताते, स्कूली शिक्षा से अलग तरह की शिक्षा देते और फलों के पौधों को भी उनकी रखवाली करते, पानी देते सारे गांव वाले मिलकर
और इस तरह से कुछ ही साल में सारा गांव फलों के पौधों से पेड़ बन गए और लहलहा उठे। अब राणा जी के गांव और उनकी पत्नी के गांव दोनों जगह बढ़िया फलदार वृक्ष हो गए और उनमें फल आने लगे। और राणा जी ने एक दिन फिर गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मेरी तीसरी शर्त आप सुनिए। तीसरी शर्त? राणा जी को याद है तीसरी शर्त? गांव वाले ने सोचा, ओहो, अब तो फलों में, फल के पेड़ों में ढेरों फल आ गए हैं, अब ये जरूर उन फलों में से अपना हिस्सा मांगेंगे, उसके बेचने की बात कहेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मुझे मेरे मेहनताना मिलना चाहिए। राणा जी ने गांव वालों की ओर देखा, वो भाग गए कि इनके मन में क्या विचार आया। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तीसरी शर्त क्या है? मेरी तीसरी शर्त यह है कि जब भी अब हमारे गांव से कोई भी शादी के लिए हमारे गांव आएगा तो उस समय, विदाई के समय, जो कलेवा दिया जाता है दूल्हे को, वो इन्हीं फलों का होगा। तो जो कुंवर कलेवा होगा वो इन्हीं फलों का होगा। और जब लड़की विदा होकर यहां से जाएगी और गांव से, दूसरे गांव से हमारे यहाँ आएगी, तो उसको भी साथ में कलेवा दिया जाएगा, वो यही फल होंगे। इस प्रकार फलों के आदान प्रदान से हम लोग और मित्र बन जाएंगे, हमारे संबंध सुदृढ़ हो जाएंगे और हमारे अंदर ये भावना आएगी कि इस प्रकार का आयोजन हर शादी में हो, हर लोग इस प्रकार से पूरे गांव को फलों से लाद दें और उस प्रकार से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। हम धन भी प्राप्त कर सकेंगे, उनको बेच सकेंगे और अनोखा कलेवा तो है वो सबको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वर को खिलाना हो, चाहे वधू अपने घर जा रही हो। दोनों स्थितियों में अनोखा कलेवा क्या होगा? इन फलों का होगा। और राणा जी की बात सुनकर, उनका अनोखा ढंग देखकर, उनकी इस प्रकार की समस्या सुलझाने की प्रवृत्ति और नई राह दिखाने की उनकी जो कोशिश, और नई राह दिखाना नहीं, खुद चलना, एक उदाहरण प्रस्तुत करना जो उन्होंने सबके सामने किया, सारे के सारे लोग अभिभूत हो गए, चमत्कृत हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। तो आपने देखा किस प्रकार से राणा जी ने अपनी विलक्षण बुद्धि, विलक्षण यानी अपनी अनोखी बुद्धि के द्वारा किस समस्या का समाधान किया। एक तो व्यर्थ के खर्च को बचाने की बात आ गई, फलों को उपजाकर उनका सदुपयोग की बात आई, ताजा फल खाकर सेहत बढ़ाने की बात सबके सामने आ गई, सबको समझ आ गई। और पूरे गांव में ये प्रथा इस प्रकार से प्रचलित हो गई, इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब हर शादी में लोग पेड़ लेकर जाने लगे, पौधों के, फलों के पेड़ों के पौधों को वहां लगाते, वहां से फिर पौधे आते और इस प्रकार से गांव में ये हरित क्रांति शुरू हो गई। हरित क्रांति यानी हरियाली लाने की क्रांति। तो कोई भी क्रांति लोगों से नहीं होती, जन समूह से नहीं होती, बाद में होती है। क्रांति कैसे होती है शुरुआत? जब हम अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी नई सोच से कोई राह चुनते हैं तो वो होती है क्रांति को आगे बढ़ाने की एक तरीका, आगे चलकर राह दिखाने का तरीका। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि यदि तुम्हारी आवाज पर कोई नहीं आता तुम अकेले चलो, तुम्हारे साथ लोग जुड़ जाएंगे। गांधी जी भी कहते थे, अकेले चल पड़ते थे और उनके साथ भी लोग जुड़ जाते थे। तो इस प्रकार से ऐसे चरित्र, ऐसे लोग जो अपनी सोच से समाज में बदलाव ला सकते हैं, उन सारे लोगों को सलाम, उन सारे लोगों को नमन। और हमें इसी प्रकार से नई सोच रखनी चाहिए। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि हम कैसा काम करें, ऐसा काम जो लोगों के लिए सुखकारी हो, जो समाज के लिए हित वाला हो, जो एक नई क्रांति की लहर ला सके, जिसमें सबका फायदा हो, जानवरों का फायदा, पशु पक्षियों का फायदा, प्रकृति का फायदा, हमारी सेहत का फायदा, धन का फायदा और परंपरा को सही ढंग से निभाने का फायदा और एक नई परंपरा शुरू करके जागृति फैलाने का फायदा। तो जागृति की ऐसी लहर फैलाइए, नई सोच को अपनाइए
और नई सोच के साथ चलकर अपने आप को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।